हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज की बेटा सेकंड लास्ट वीडियो क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स की कंप्लीट फॉर्मूला का रिवीजन में लेकर आ गया हूं। कल आप सबका एग्जाम है, जानदार शानदार लेवल का आप सबका एग्जाम होने जा रहा है कल का। और कंसेप्ट, सभी के सभी कंसेप्ट आपको बेटा इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आपने छोटी से छोटी बात पढ़ी हो, बड़ी से बड़ी बात पढ़ी हो, सब कंटेंट आपको इस एक वीडियो में मिलेगा। पूरे कंप्लीट यूट्यूब पे बेस्ट वीडियो होने वाली है ये। तो अपने दोस्तों के साथ इसको डेफिनेटली शेयर करना, 100% शेयर करना। फटाफट टाइम ना खराब करते हुए चालू करेंगे स्पीड से। देखो बेटा, सबसे पहले आपने यूनिट नंबर 1 से मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ना स्टार्ट करा। मॉड्यूलो अर्थमेटिक में बेटा जी आपने सीखा सब कुछ रिमाइंडर पे फोकस करता है, सब कुछ रिमाइंडर पे फोकस करता है। डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा। उसके बाद ये आपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। पावर वाले क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर आप पावर वाले क्वेश्चन करते हैं तो उनमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज होता है। साथ में मॉड्यूलो अर्थमेटिक में क्लॉक वाले क्वेश्चन काफी फेमस होते हैं। क्लॉक वाले क्वेश्चन में बेटा जी अगर एमसीक्यू की यूनिट सेम है, सारी यूनिट सेम है, तो आप लोग डिवाइड करेंगे नंबर को 12 से। अगर यूनिट डिफरेंट है, एम है, पीएम है, सब मिक्स होके आ रखा है, डिफरेंट यूनिट है, तो आप उसको डिवाइड करेंगे बेटा जी 24 से। ठीक है बेटा, ये छोटा सा कंसेप्ट था इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं है। डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, गेम खत्म। अगला मिक्सचर एलिगेशन। बेटा मिक्सचर एलिगेशन में आप सभी ने सिर्फ एक ही कंसेप्ट पढ़ा, क्रॉस सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, एक ही कंसेप्ट का टॉपिक था क्रॉस सब्ट्रैक्शन। क्रॉस माइनस करते हैं, रेशो फाइंड करते हैं, क्रॉस माइनस करते हैं, रेशो फाइंड करते हैं। क्रॉस माइनस करते वक्त अगर किसी वैल्यू को आपको परसेंटेज टर्म में नोट करना है, कोई मिसिंग है, तो उसको 100% मानोगे। कॉस्ट ऑफ वाटर को 0 माना जाता है। था ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था ना, इन वट रेशियो वाटर भी मिक्स विद मिल्क, तो उसमें वाटर का कॉस्ट 0 माना जाता है। रिपीटेड डाइल्यूशन का एक बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है टोटल 1 माइनस में विड्रॉ डिवाइड बाय टोटल पावर n। सारी बातें आपको रिकॉल हो रही होंगी, सारी बातें आपको रिकॉल हो रही होंगी, यस और नो? पढ़ा नहीं पढ़ा ये वाला फॉर्मूला? टोटल इंटू 1 माइनस विड्रॉ बाय टोटल पावर n, गेम खत्म आगे। ठीक है, गेम खत्म आगे। बोट एंड स्ट्रीम में बेटा, बोट एंड स्ट्रीम में आपको मालूम है स्पीड का बोट, स्पीड का बोट, बोट का स्पीड x माना जाता है, वाटर y माना जाता है, डाउन स्ट्रीम ऐड कर दिया जाता है, अप स्ट्रीम माइनस कर दिया जाता है। एवरेज स्पीड डाउन स्ट्रीम मल्टीप्लाई अप स्ट्रीम, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स की स्पीड। इनको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वैल्यू। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी बेटा डिस्टेंस का यूज नहीं होता, तो हम बोलते हैं एवरेज स्पीड इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस से। एमसीक्यू बन सकता है, एवरेज स्पीड किस यूनिट के लिए, किस वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंट होती है? डिस्टेंस के लिए होती है। क्वेश्चन के लिए बेटा ये शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था, x प्लस वाई ए है, x माइनस वाई बी है, x वैल्यू a प्लस बी बाई 2, वाई इक्वल टू a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। क्वेश्चन बेटा अगर आपको इस चैप्टर, इस टॉपिक के क्वेश्चन में अगर आपको 2 टाइम लिखा हुआ मिले, 2 टाइम का शॉर्टकट होता है x का वैल्यू 3y, 3 टाइम लिखा हुआ मिल जाए तो शॉर्टकट होता है x इक्वल टू 2y। याद है ना बेटा? बातें याद आ रही हैं? 2 टाइम लिखा आता था x इक्वल टू 3y, 3y लिखा आता था x इक्वल टू 2y। y गिवन करेंगे फटाफट x आ जाएगा, x गिवन करेंगे फटाफट से y आ जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखना बेटा। आगे बढ़ेंगे, पाइप सिस्टम। बेटा पाइप सिस्टम में आपने रेसिप्रोकल कंसेप्ट सीखा था। एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपने रेसिप्रोकल कंसेप्ट के हिसाब से करे थे, रेसिप्रोकल कंसेप्ट से के हिसाब से करे थे। एफिशिएंसी 1 बाय टाइम होता है, टाइम 1 बाय एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी टाइम को रेसिप्रोकल 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 करते जाओ, आंसर आपका आता चला जाएगा। क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में टाइम 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 करके दिया हुआ है तो पावर को मतलब कम एफिशिएंसी को कंपेयर कर लोगे। अगर मोर देन लेस देन करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको टाइम कंपैरिजन लेस देन ग्रेटर देन मोर देन करके दिया हुआ है, तो वहां बेटा टाइम कंपेयर करोगे, टोटल टाइम कंपेयर करोगे। 2 कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है बेटा, कैपेसिटी वाला क्वेश्चन, और कितने समय के बाद में पाइप बी को क्लोज कर दिया था वो वाला क्वेश्चन। ये दोनों इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, रेस इज गेम। माय डियर स्टूडेंट,
माय डियर स्टूडेंट, रेसिस गेम में आपने ए बी सी के बीच में रेस करवाई थी और इनको रेशियो फैक्टर के हिसाब से कंपेयर करता। ए ने बी को हराया, ए ने सी को हराया, बी और सी को कंपेयर करो। ए बी को हराता है, बी सी को हराता है, ए और सी को कंपेयर करो। कंपैरिजन यानी कि रेशियो मेथड का यूज करके आप लोग अपने क्वेश्चन को सोल्व किया करते थे। रेसिस और गेम का क्वेश्चन बेटा चॉइस में आता है, बोट एंड स्ट्रीम के साथ चॉइस में आता है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा आप इसमें अगर कमजोर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी टॉपिक है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन लगभग लगभग बेटा लगभग ये वाला क्वेश्चन चॉइस में होता है, ठीक है ना, चॉइस में होता है। अरे नहीं यार, 1 मार्क्स में कंफर्म होता है, 1 मार्क्स में भाई कंफर्म होता है। एमसीक्यू की वीडियो है ना आपके पास, एमसीक्यू का पीडीएफ बेटा डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से, ऑल फॉर्मूले का पीडीएफ डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से, असर्शन रीजन का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, केस स्टडी का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पढ़कर जाना, देख के जाना उसको एक बार, ठीक है। उसमें इसके पीवाईक्यू देख के चले जाना बेटा। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में बेसिक रूल अप्लाई होते हैं, प्लस है प्लस करो, माइनस है माइनस करो, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करो, डिवाइड है डिवाइड करो। लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन होगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बेटा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट क्या कहता है, मॉड्यूलस वाला कंसेप्ट क्या कहता है। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन को करने के लिए प्लस माइनस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फ्रैक्शन वाले को करने के लिए इंटरवल मेथड का यूज करते हैं। यस और नो, फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए इंटरवल मेथड आएगा और मॉड्यूलस सोल्व करने के लिए प्लस माइनस 2 पार्ट्स में डिवीजन करके आप करेंगे। यूनिट 1 कंप्लीट, फटाफट तेजी में बेटा। यूनिट नंबर 2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। बेटा सबसे स्टार्टिंग में आपने सीखा था मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगल अरेंजमेंट होता है। बेटा जी मैट्रिक्स जो है बेटा रेक्टेंगल अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगल अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया है। इस रेक्टेंगल अरेंजमेंट में जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको बेटा हम रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, रो को एम से डिनोट करते हैं। ऐसे करके जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल डेटा है, इन वर्टिकल डेटा को कॉलम बोलते हैं। कॉलम को बेटा वर्टिकल डेटा, वर्टिकल लाइन यानी कि इसको एन से डिनोट करते हैं। बेटा जो इसमें एलिमेंट हैं, जो इसके अंदर मेंबर हैं, जो डेटा आपने नोट करा है, मैट्रिक्स के डेटा को एलिमेंट बोलते हैं। और बेटा जी एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे। ए आई जे का मतलब हुआ आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, ठीक है बेटा। आई मतलब लो, जे मतलब कॉलम। वेरी 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 बेसिक। एक चीज मैं यहाँ पे नोट करना भूल गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेटा जी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n होता है। m पहले n बाद में, m पहले n बाद में, रो इनटू कॉलम। इसके बाद आगे, इसके बाद बेटा जी आगे ये वाला टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बेटा जी टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो आपको सिलेबस में पढ़ने थे, जो आप लोगों को पढ़ने थे, कौन कौन से पढ़ने थे बेटा जी, कौन कौन से पढ़ने थे। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, एक ही रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है, n नंबर ऑफ रो हैं। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रो कॉलम डिफरेंट है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया हुआ है ऐसे करके। बेटा जी स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 है, ऐसे करके। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बेटा अगर आप डायगोनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नॉन डायगोनल 0 हो जाएगा। डायगोनल कुछ भी हो सकता है, नॉन डायगोनल 0 हो जाएगा। डायगोनल अगर सेम है तो स्केलर हो जाएगा। स्केलर में भी अगर एलिमेंट 1 1 1 है तो आइडेंटिटी हो जाएगा। ये सब पार्ट होते हैं, ठीक है बेटा। स्क्वायर आपका डायगोनल होता है, डायगोनल आपका स्केलर होता है, स्केलर आपका आइडेंटिटी होता है। इस मतलब गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, ये ऐसे है, स्क्वायर से डायगोनल बनता है, डायगोनल से स्केलर बनता है, स्केलर से आइडेंटिटी बनता है, इस तरीके से है, ठीक है बेटा, इस तरीके से है। इसके बाद आपने आगे मैट्रिक्स को एडिंग करा, मल्टीप्लाई करा, डिवीजन नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन करा, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे, ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद में आंसर कैसा आएगा, आंसर कैसा नजर आएगा बेटा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम का जो ऑर्डर बनेगा, दैट विल बी द रिजल्ट। याद है ना बेटा,
याद है नहीं है बताओ मेरे को, याद है नहीं याद है? फाइनल रिवीजन चल रही है, फाइनल रिवीजन, ताबड़तोड़ 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 बम के गोले बन के आपको कल पेपर पे बरस जाना है। समझ रहे हैं बात को आप? कल पेपर को धुआं धुआं कर देना है। फटाफट तेजी में समझते चलो, सारी बातें आपको याद आनी चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सबसे खतरनाक कंसेप्ट प्लस 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 है सिमेट्रिक, माइनस 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 है स्क्यू सिमेट्रिक। एक ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन में नोट करना है। ए एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ए को पी प्लस क्यू करके नोट करना है, जहां पे पी वैल्यू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यू इक्वल टू में हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। साथ में सिमेट्रिक क्या है? ए ट्रांसपोज ए होना। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? ए ट्रांसपोज माइनस ए होना। स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क्स के एमसीक्यू में बन जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ठीक है, आगे बेटा, आगे है पावर ऑफ द मैट्रिक्स। पावर ऑफ मैट्रिक्स में बेटा आपने सीखा था कि आप ए पावर 3 ए पावर 2 कैसे फाइंड करते हैं। तो ए पावर 3 को एक पावर रिड्यूस करके नोट कर दो, ए पावर 2 ए पावर 1, ए पावर 2 को ए इंटू ए करके नोट कर दो। मैट्रिक्स ए गिवन होगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। मैट्रिक्स में अलजेब्रा आइडेंटिटी नहीं चलेगी बेटा। ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर नहीं होता है, नॉट इक्वल साइन है, नहीं होता है। तो क्या होता है? बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह बेसिक से सॉल्व करना पड़ता है। ए प्लस बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अगर ए और बी में से कोई एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है ना, अगर कोई एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए तो एप्लीकेबल अलजेब्रा हो जाता है। ए प्लस आई स्क्वायर ए आई होता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू में करवाए थे, याद है? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में करवाए थे, एमसीक्यू में करवाए थे मतलब पेपर में आते हैं, पेपर में आते हैं, रिवीजन करके जाना, पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है बेटा, उसमें ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ए इंटू आई इंटू ए होता है, 1 इंटू टू टू इंटू वन टू होता है, ए इंटू आई इंटू ए होता है। आई पावर एन कितना भी कर लो आंसर आई रहेगा। ठीक है, आई पावर एन कितना भी करो बेटा आंसर आई रहेगा। आगे बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ट्रांसपोज इंटू ए और ए इंटू ट्रांसपोज आइडेंटिटी, ए इंटू ट्रांसपोज ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू में आइडेंटिटी, कंडीशन है बेटा, कंडीशन। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जीरो होना, नॉन सिंगुलर जीरो नहीं होना। एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 x2 y1 y2 x3 y3 1 1 1 यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट बेटा आप को फैक्टर मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और गुजराती मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं, दोनों में से कोई भी यूज करो। इसके बाद बेटा कोलिनियर, एरिया जीरो है, स्ट्रेट लाइन है, एरिया जीरो है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रायंगल नहीं होता, एरिया जीरो है। तो 1/2 को हम शिफ्ट कर देते हैं, फाइनल ये रिजल्ट बनता है। ठीक है, फाइनल ये वाला रिजल्ट बनता है, ये 2 भी वहां पे जाके जीरो हो जाता है। इसके बाद में एडजॉइंट, बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, सिंपल। ठीक है बेटा, वेरी वेरी सिंपल। आगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को डिवीजन करने में बनता है, कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्वेशन फाइंड करना आपने सीखा था, इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से निकलता है, ए इनवर्स इनटू बी करके, ए इनवर्स इनटू बी करके। डिटर्मिनेंट मेथड क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग d1 बाई डी, d2 बाई डी, d3 बाई डी एक्स वाई जेड वैल्यू फाइंड होती है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ गया कि क्रैमर रूल लगाओ तो उसी तरीके से करना। डिटर्मिनेंट कैसे करोगे? गुजराती मेथड से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, गुजराती मेथड अप्लाई करना, धुआं धुआं एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं रोक सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कट करेगा, पूरे नंबर, डोंट वरी। आगे बढ़ेंगे फटाफट तेजी में इस पे। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरी एक कंप्लीट क्लास में आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे, एग्जाम में आते ही हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, ए पावर एन का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट पावर एन, के इंटू ए डिटर्मिनेंट, के पे पावर एन आ जाएगा, एन इज द ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, एक मैंने पीछे लिखवाया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0। ठीक है,
ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सिंपल सेम रहेगा, इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट n-1। यहाँ पे दो रिजल्ट ध्यान रखेंगे, ऑर्डर 3 पे पावर 2 होता है, ऑर्डर 2 पे सेम होता है, ऑर्डर 3 पावर 2 बनेगा, ऑर्डर 2 पावर 1 बनेगा, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इंटू आई होता है। इस तरीके से मैट्रिक्स आपको नजर आता है। तो बेटा इसके इक्वल टू में एक मैट्रिक्स होगा, उनको कंपेयर करके डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, ये बेटा मल्टीप्लीकेशन है, ये डिटर्मिनेंट है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट a पावर n। जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही पावर कर दो। आपको क्वेश्चन बोलेगा डिटर्मिनेंट ए 2 है, 2 पावर 3 कर देना, डिटर्मिनेंट 4 है, 4 पावर 2 कर देना, जो भी ऑर्डर होगा उसके हिसाब से सोल्व कर देना। ठीक है बेटा, आगे। ठीक है, आगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेटा, डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट फॉर्मूला, x पावर n, n x n-1, e x का आंसर e x, a x का आंसर a x, log x का आंसर 1। कुछ डायरेक्ट याद करने होते हैं बेटा, log x 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड मल्टीप्लाई, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट मल्टीप्लाई। डिवाइड रूल बेटा जी, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड मल्टीप्लाई माइनस, वहां पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। इम्प्लिसिट फंक्शन आपने पढ़ा था, पैरामेट्रिक आपने पढ़ा था, सेकंड डेरिवेटिव पढ़ा था, सेकंड डेरिवेटिव के प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर आए थे, कंपार्टमेंट में आए थे, मेन एग्जाम में आए थे, आपके पेपर में भी आ सकते हैं। उम्मीद है आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, नहीं की है तो अभी मत करना, अब मत करना। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं आता होगा तो डेरिवेटिव तो आता है, डेरिवेटिव कर दो, बात खत्म करो। डेरिवेटिव पेपर में कोई भी क्वेश्चन को लीव नहीं करना है, 100% करना ही करना है, चाहे हम उसमें कुछ भी लिख के आए, लेकिन करना है पेपर में क्वेश्चन, समझ रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव का प्रूविंग आपको नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस क्वेश्चन में डेरिवेटिव करके आ जाओ। नथिंग इज बेटर देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग बेटा, कुछ नंबर मिलना बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल 0 नंबर मिलने से। समझ रहे हैं बात को। एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, एमसीक्यू में यूज हुआ था, x पावर x का डेरिवेटिव। आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन स्टिल उस समय पे सिलेबस में था, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रिपीट हो सकता है। तो x पावर x log x प्लस 1। ठीक है, आगे बेटा रेट ऑफ चेंज में आपने जो क्वेश्चन करे थे, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज रेडियस के हिसाब से, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज एरिया के हिसाब से, एरिया का रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी फाइंड द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करने वाला क्वेश्चन, याद है ना बेटा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द एब्सिसा चेंजेस द सेम रेट विद ऑर्डिनेट चेंजेस, dx by dt, dy by dt, dt कैंसिल, dy by dx 1, वो वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है बेटा। टेंजेंट नॉर्मल फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx होता है। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा जी dy by dx होता है, दिस इज इक्वल टू में dy by dx। जो भी डेरिवेटिव बनेगा उसमें x की जगह पे x1 नोट करना है, y की जगह पे y1 नोट करना है, डेट इज द m। ठीक है, डेट इज द m1 स्लोप ऑफ डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m1 x माइनस x1। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वैसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 x माइनस x1 यूजिंग द स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई m1 होता है, m1 ये वाला होता है। ठीक है ना, m1 ये होता है। इंपॉर्टेंट कंडीशन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस में dy by dx 0 होता है। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये कंडीशन यूज करनी है, dy by dx इक्वल 0। आगे बढ़ेंगे बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ये कंप्लीट वीडियो कंप्लीट सेशन करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करना, रात को कंप्लीट रिवीजन करके एक बार सोना। ठीक है, पीडीएफ से कर लेना, मेरी बातें सुन के रिवीजन करना है, मेरी बातें सुन के दोबारा से कर लेना, लेकिन रिवीजन करके सोना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बेटा इंटरवल फाइंड करने होते हैं, कैसे करते हैं, डेरिवेटिव को 0 करते हैं, 3 मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। इंटरवल बनाएंगे, इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, माइनस प्लस मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। जहां पे प्लस है इंक्रीजिंग, माइनस है डिक्रीजिंग, प्लस है इंक्रीजिंग, माइनस है डिक्रीजिंग, यही कंसेप्ट आगे मैक्सिमम मिनिमम में होता है, लेकिन वहां पे डबल डेरिवेटिव कर देते हैं बेटा जी। डबल डेरिवेटिव करेंगे, x की मैंने 2 वैल्यू मानी है, a और b निकल के आई, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड पे
ए और बी नोट करेंगे, डबल डेरिवेटिव ए, डबल डेरिवेटिव बी। डबल डेरिवेटिव ए पे पॉजिटिव है, आंसर मिनिमा बन जाएगा। डबल डेरिवेटिव पे नेगेटिव है, आंसर मैक्सिमा बन जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम भी आपने करी थी ना, उसमें ये सारा कंसेप्ट काम आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है 4 मार्क्स में, ठीक है। इन दोनों में चॉइस आती है बेटा, इन दोनों में चॉइस। जो क्वेश्चन बेहतरीन आपको आता हो वो कर देना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, तो जो आपने यहाँ पे ए और बी मिनिमा मैक्सिमा डिसाइड करा है उनको नोट कर दो फंक्शन में, ठीक है, उन्हें नोट कर दो फंक्शन में। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, जो ओरिजिनल फंक्शन होगा वहां पर वैल्यू नोट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। वहां पे वैल्यू नोट करने पे आंसर आएगा। इसमें एक कंसेप्ट होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, उसमें ये डबल डेरिवेटिव जैसा कुछ नहीं करना होता। आपकी दो वैल्यू आ गई हैं, क्वेश्चन में आपको इंटरवल गिवन होगा, इंटरवल से इन दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करवाएंगे। जो सबसे बड़ा वैल्यू वही आंसर, जो सबसे छोटा वैल्यू वही आंसर, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। आगे बढ़ेंगे फटाफट एकदम। बेटा मार्जिनल फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव। टोटल रेवेन्यू क्या है? पी इंटू एक्स, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट बाय एक्स। एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, डेरिवेटिव ऑफ द एवरेज कॉस्ट। एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्स। मार्जिनल एवरेज रिवेन्यू, डेरिवेटिव ऑफ द एवरेज रिवेन्यू, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में फंक्शन दिए होंगे, फटाफट ताबड़तोड़ तरीके से डेरिवेटिव कर देना। कॉस्ट को मिनिमम करना है, कॉस्ट का फंक्शन डेरिवेटिव करके जीरो करो और उस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉजिटिव करो। रिवेन्यू को मैक्सिमम करना है, dr बाय dx को जीरो करो और ये वाली कंडीशन डबल डेरिवेटिव नेगेटिव करो। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है फॉर्मूले को। अगर हम ac डेरिवेटिव करते हैं तो 1 बाई एक्स एम सी माइनस ए सी होता है। d बाई डी एक्स ऑफ ए सी 1 बाई एक्स एम सी माइनस ए सी होता है, ध्यान रखेंगे, इसको फॉर्मूला है। बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है आपको। प्रॉफिट होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट का डेरिवेटिव डीपी बाई डी एक्स, जीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उस एक्स की वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डबल डेरिवेटिव रूल नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। साथ में वर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान फोकस करना है। ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन, विंडो वाला क्वेश्चन, वो सेमी सर्कुलर वाला विंडो वाला क्वेश्चन, फ्यूल वाला क्वेश्चन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ फ्यूल वाला क्वेश्चन, प्रिंटिंग मैटर वाला क्वेश्चन, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल प्रिंटेड मैटर वाला क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ वाला क्वेश्चन। वायर ऑफ लेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सर्कल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में, वो वाला क्वेश्चन। एक बेटा नियरेस्ट पॉइंट वाला डिस्टेंस, याद है ना, वो पेपर बॉल थ्रो करने वाला क्वेश्चन। पेपर बॉल थ्रो कर रहे हैं, एक लड़का इधर उधर रोटेट हो रहा है पर्टिकुलर पाथ पे, उसके ऊपर पेपर बॉल थ्रो करना है, मिनिमम डिस्टेंस। और बेटा साइड कॉर्नर वाला क्वेश्चन, एक आपने स्क्वायर पीस ऑफ पेपर में से 4 कॉर्नर कट कर दिए, बॉक्स बना दिया, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आगे बढ़ेंगे फटाफट तेजी में, इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। फटाफट तेजी में इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है ना। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का ए पावर एक्स बाई लॉग ए। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल सा लॉग एक्स। 1 बाई एक्स पावर 2 का आंसर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। 1 बाई रूट एक्स का आंसर 2 रूट एक्स सिंपल। के यानी कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आप ध्यान रखेंगे बेटा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स एडिशन सी, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स एडिशन सी। प्रोडक्ट रूल बेटा, प्रोडक्ट रूल यानी कि आइलेट वाला प्रॉपर्टी, बाय पार्ट्स वाला प्रॉपर्टी, फर्स्ट इनटू सेकंड। फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इन मल्टीप्लिकेशन का दोबारा से इंटीग्रेशन, एडिशन में कांस्टेंट, ठीक है, एडिशन में कांस्टेंट, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे सीक्वेंस जो होता है इसके अंदर, आइलेट में LAE आप फॉलो करते हो। इनमें जो सबसे पहले आपको नजर आएगा डेट विल बी द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, डेट विल बी फर्स्ट फंक्शन। आगे बेटा इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। दो ही तरह का पार्शियल फ्रैक्शन बेटा आपको आना चाहिए, दोनों लीनियर हैं तो लीनियर के ऊपर A और सेकंड लीनियर के ऊपर B। एक अगर पावर 2 है तो पावर 1 पावर 2, ये वाला पावर 1 है तो साथ में पावर 1। 3 टर्म है A B C, 2 टर्म है A और B, ये वाली आपको टर्म आनी चाहिए, दोनों की दोनों टर्म आपको आनी चाहिए बेटा,
ठीक है ना, दोनों की दोनों टर्म। इसके बाद यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला। सबसे पहले ये वाला, डेरिवेटिव के साथ अगर फंक्शन है ex इंटू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव है, ex इंटू एफ एक्स आंसर हो जाएगा 1/x² - a², 1/a² - का आंसर नहीं याद है तो आप इसको a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी लगा करके भी कर सकते हैं। ये वाले जो आंसर हैं नहीं याद हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देना। ऐसे करके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ए और बी, टू पार्ट्स का मतलब ए और बी। इसको सोल्व करेंगे, आपको आता है, मुझे मालूम है आपको आता है, मैंने करवाया है, आपने इंटीग्रेशन का वन शॉट पढ़ा है, आपको आता है, यस और नो आता है ना, तो वही यहाँ पे है बस, ठीक है ना। ये आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, याद है तो वेरी गुड है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी भाई, कल पेपर है, टेंशन लेके पेपर नहीं देना है, टेंशन लेके पेपर नहीं देना है। टेंशन लेके पेपर दोगे तो जो आपके अंदर फायर है, जो आपको आपके अंदर जो फायर क्रिएट कर रही है वो आपको खुद ही जला देगी। हमें खुद नहीं जलना, हमें अप्लाइड मैथ्स के पेपर को जलाना है, पेपर को स्वाहा करना है, कल खुद स्वाहा नहीं होना है यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। आगे देखो यहाँ पे डेरिवेटिव बाय फंक्शन, अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में या फंक्शन डिनोमिनेटर में, आंसर log fx होता है, log fx होता है, ठीक है बेटा। a से b fx अगर फाइंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, a प्लस बी माइनस एक्स, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर बेटा हमने मोड वाले क्वेश्चन में सीखा था, मोड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोड वाले क्वेश्चन में सीखा था प्लस को माइनस करना है या माइनस को प्लस करना है, लिमिट चेंज कर दो, ठीक है ना, लिमिट चेंज कर दो, ए से बी है बी से ए कर दो, बी से ए है ए से बी कर दो। और मोड वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन जब करते हैं तो लीनियर फंक्शन मान के सोल्व करते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाली प्रॉपर्टी है बेटा, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, मोड वाली प्रॉपर्टी, मोड वाली प्रॉपर्टी, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तेजी में एकदम बेटा। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व में अगर आपका कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है, नीचे, तो बेटा मोड लगा करके इंटीग्रेशन किया जाता है, मोड लगा के इंटीग्रेशन होता है। ए लिमिट से बी लिमिट पे मोड लगा के इंटीग्रेशन करना है बेटा। ए लिमिट से बी लिमिट पे एक्स के ऊपर है, ऊपर वाली साइड पे है, कोई मोड नहीं आएगा, प्लस आंसर आएगा। ये नीचे की तरफ आता है तो इस तरीके से मोड अप्लाई करते हैं बेटा। अगर कल को दोनों मिक्स होके आ गया तो मोड भी लगेगा, ये भी लगेगा, दोनों एक साथ बन जाएंगे, ठीक है। जितने हिस्से तक वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, मोड रहेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे मार्जिनल फंक्शन, यानी कि टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करो, टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करो, CS फाइंड करना है बेटा। जीरो से यहाँ पे एक्स वैल्यू आएगा, जीरो से बेटा यहाँ पे एक्स वैल्यू आएगा, जीरो से एक्स वैल्यू होती है, एक्स वैल्यू, ये नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स वैल्यू आएगा, ठीक है, जीरो से एक्स। ओ भाई ये क्या, अच्छा ये इरेज हो सकता है, मैं बिना मतलब काटा पिटी में चाह रहा हूँ, है जीरो से एक्स वैल्यू आएगा, ठीक है, जीरो से एक्स वैल्यू आएगा बेटा, ठीक है। जीरो से एक्स वैल्यू आपको इंटीग्रेशन करना है डिमांड फंक्शन का, और पी इंटू एक्स करके माइनस कर देना है, बात खत्म। प्रोड्यूसर सरप्लस पी पहले है, पी से स्टार्ट होगा, पी पहले है, पी से स्टार्ट होगा, पी इंटू एक्स पहले आ जाएगा। सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, जीरो से एक्स लिमिट पे आपका पीएस वैल्यू निकल के आ जाएगा बेटा। पीएस जब आप फाइंड करेंगे या सीएस फाइंड करेंगे तो उसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन था हमारी बुक में जहां पे एक्स रिप्रेजेंट द 1000 यूनिट, तो आपको बताना था 3000 यूनिट पे कितना पीएस और सीएस होगा बेटा। अगर x 1000 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3000 को रिप्रेजेंट करने के लिए x को 3 टाइम होना पड़ेगा, x का वैल्यू 3 माना जाएगा, 3000 नहीं एज्यूम करोगे आप, 3000 नहीं आएगा, 3 रहेगा, ध्यान रखना बेटा इसके अंदर, ओके। इसके बाद बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, फटाफट 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 डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिग्री पढ़ा था, ऑर्डर यानी कि कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है, डिग्री उस ऑर्डर की पावर क्या है। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, जो डिग्री है साइन कोज टेन साइन इनवर्स कोज इनवर्स लॉग एक्सपोनेंट पे नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव इनमें अगर है, आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। पावर अगर फ्रैक्शन में है तो उसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के फाइनल डिग्री नोट करेंगे, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीकों से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा दो कैटेगरी होती है, dy बाई dx, dx बाई dy। आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वेरिएबल यहाँ पे लगा हुआ आता है,
वेरिएबल यहाँ पे लगा आता है, उसको डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना। डिवाइड करेंगे तो बेटा जो पी वैल्यू है ये वाला y के साथ में, और पी वैल्यू जो है x के साथ में, बेटा p का इंटीग्रेशन करते हैं पावर पे, e पावर पे इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। 1 मार्क्स का एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर पे p का इंटीग्रेशन, e पावर पे p का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद में मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट ईयर बेटा मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में आया था। डिफरेंशिएशन करना होता है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 आर्बिट्ररी, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 बार डिफरेंशिएशन। मैं 3 बोलने वाला था, 3 आपके सिलेबस में नहीं आता, 1 या 2, ठीक है, 1 या 2, ठीक है बेटा। तो मेकिंग, और बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला ग्रोथ डीके मॉडल। ग्रोथ डीके मॉडल काफी बच्चों को परेशान किया है इसने बेटा, अभी अब मत पढ़ना इसको, ठीक है ना, अब मत पढ़ना। ग्रोथ एंड डीके मॉडल ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड का एक्सटेंशन है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड की वर्ड प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ग्रोथ डीके मॉडल। लेकिन अब इसे आप मत पढ़ना, आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अब मत करना इसको, समझ रहे हैं बात को, अब मत करना। किया हुआ है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो अब मत करना, आगे बढ़ जाना बेटा। चॉइस में आएगा गेम समझ लेना आप, ठीक है ना, चॉइस में आएगा दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है बेटा। आगे प्रोबेबिलिटी, बेटा जी प्रोबेबिलिटी 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 की अगर हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जो भी आपका रैंडम वेरिएबल x है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहां तक का आंसर बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कोई k लिखा हुआ आता है तो वो k फाइंड करना, वो k फाइंड करने के लिए समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ध्यान रखेंगे, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। बेटा मीन फाइंड करना है x इंटू पी, x इंटू पी, x इंटू पी को ऐड कर देंगे। वेरियांस फाइंड करने के लिए हमें पी एक्स पावर 2 फाइंड करना होता है, p इंटू एक्स पावर 2, p इंटू एक्स पावर 2, p इंटू एक्स पावर 2, p इंटू एक्स पावर 2 को ऐड कर देंगे। मीन का फॉर्मूला पी एक्स होता है, वेरियांस का फॉर्मूला समेशन पी एक्स और पी एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा सा बेटा वेरियांस का स्क्वायर रूट होता है। रूट वैल्यू सोल्व नहीं करनी इसमें, बस सिंपल जो भी आंसर आएगा उतना ही आंसर लीव कर देना। प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये बेटा। मीन जो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है, ई एक्स करके लिखते हैं। वेरियांस जो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स पावर 2 माइनस में ई एक्स पे होल पावर 2 होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पेपर में बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पेपर में बनेगा। इसी को अगर मैं वेरियांस में कन्वर्ट कर दूं, सॉरी एचडी में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पे ऐसे रूट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रूट आ जाएगा अगर एचडी पूछेंगे तो। इसके बाद बेटा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी वैल्यू आप एक नंबर ऑफ स्केल पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकते, इंटीजर वैल्यू ही एज्यूम कर सकते हैं, कुछ फिक्स वैल्यू ही एज्यूम कर सकते हैं। तो दिस इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। यह आपका फॉर्मूला है एनसीआर P पावर R Q n माइनस R। N टोटल है, R रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, P सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, Q फेलियर प्रोबेबिलिटी है। ये 3 शॉर्टकट काम करते हैं इसके अंदर। अगर 0 प्रोबेबिलिटी है फेलियर पे पावर n, x इक्वल टू R। ऑल सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है तो सक्सेस पावर पे n, और एटलीस्ट 1 है तो 1 माइनस में Q पावर n। एटलीस्ट 1 का केस 1 माइनस में Q पावर n होता है, ध्यान रखना। वो टारगेट हिट वाला क्वेश्चन, ठीक है, टारगेट हिट वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट से होता है बेटा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बीडी का मीन होता है एनपी, वेरियांस होता है एनपीक्यू, एचडी होता है रूट एनपीक्यू। बेटा एचडी का आपको रेंज ध्यान रखना है, ठीक है। रेंज ऑफ एचडी बेटा 0 से स्टार्ट होगा, मीन पे फिनिश हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, मीन पे फिनिश होगा, मीन पे ओपन इंटरवल होगा, मीन पे ओपन इंटरवल होगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसको बेटा आगे इसमें से बेटा एमसीक्यू आता है, ठीक है, इसमें से एमसीक्यू आता है। आगे बढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन से एमसीक्यू भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ई पावर माइनस एम, एम पावर आर डिवाइड में आर फैक्टोरियल। बेटा कुछ शॉर्टकट हैं, अगर आप इसमें 0 प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो ई पावर माइनस एम, फटाफट स्पीड से नोट कर सकते हैं। 1 प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे m इंटू ई माइनस एम हो जाएगा, फटाफट तेजी में दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करके लिख दो e माइनस एम ब्रैकेट 1 प्लस एम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेटा पीडी का जो मीन है वो एनपी है, वेरियांस भी एनपी है। बेटा मीन वेरियांस दोनों के दोनों पीडी में इक्वल होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ एनपी हो जाएगा,
ठीक है। रूट ऑफ एनपी होगा, दिस इज ऑल्सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी वैल्यू यहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकते, कुछ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पे एज्यूम की जा सकती हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। अगर कोई भी वैल्यू एज्यूम करनी है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओगे आप, दिस इज द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, नॉर्मल कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे बेटा कोई भी वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, तो हमें अपने कैपिटल एक्स को जेड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये वाला फॉर्मूला है एक्स माइनस में मीन बाय एच डी, एक्स माइनस म्यू अपॉन एच डी। ठीक है, तीन तरह की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आपने पढ़ी थी, आपके एग्जाम में इनमें दो आएंगी। ठीक है, इनमें दो आएंगी। आपको टेबल का वैल्यू पेपर में गिवन होगा, उस टेबल वैल्यू को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ध्यान से करना, टेबल एमएल अग्रवाल का है, टेबल एमएल भार्गव का है, वैल्यू को ध्यान से करना। टेबल के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगा उसके हिसाब से आपका आंसर कैसे बनेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ध्यान से करना। ठीक है, फिर बेटा इस वाले डायग्राम पे क्वेश्चन बनते हैं। इस वाले डायग्राम पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, कंप्लीट टोटल आपको रियल नंबर ऐड करना है, वन आंसर। माइनस इन्फिनिटी से जीरो है, या फिर जीरो से इन्फिनिटी है बेटा, यहाँ पे ऐसे इन्होंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, ये भी 0.5 ये भी 0.5, तो 0.5। बेटा सिमेट्रिक, ये जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन ड्रॉ पे इस वाले पॉइंट में मीन जीरो होता है, तो दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट मीन, अगर सिमेट्रिक अबाउट मीन है तो बेटा मीन तो जीरो है, मैंने कहा ना यहाँ पे मीन जीरो होता है, मीन जीरो है एच डी वन है, मीन जीरो है एच डी वन है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जीरो एच डी वन, मीन जीरो एच डी वन, मीन जीरो एच डी वन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे आगे बेटा आपका ये इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स बेटा जी, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिस्टिक और पैरामीटर क्या होता है। स्टैटिस्टिक पैरामीटर क्या होता है बेटा, एस फॉर स्टैटिस्टिक है, एस फॉर सैंपल है, पी फॉर पैरामीटर है, पी फॉर पॉपुलेशन है। जितना भी सैंपल का कैलकुलेशन होगा उसको स्टैटिस्टिक बोलेंगे, सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल एचडी, सैंपल रेंज, सैंपल क्वार्टाइल, सैंपल प्रोबेबिलिटी, सब आपका स्टैटिस्टिक होगा। पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर, पी फॉर पैरामीटर, पी फॉर पॉपुलेशन। बेटा पॉपुलेशन का कोई भी कैलकुलेशन आप करोगे वो आपका पैरामीटर होगा, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन एचडी, पॉपुलेशन रेंज, पॉपुलेशन क्वार्टाइल डेविएशन, पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी, सब आपका पैरामीटर माना जाएगा। बेटा इन सब के कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं, तो वो क्या हैं, सैंपल मीन एक्स बार होता है, सैंपल वेरिएंस एस पावर 2 होता है, सैंपल एचडी एस होता है, सैंपल प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी होता है। बेटा इन सभी सैंपल डेटा को पॉपुलेशन पे लाने के लिए एस्टिमेशन थ्योरी का हम यूज करते हैं। एस्टिमेशन थ्योरी कहती है पॉपुलेशन मीन म्यू होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा, पॉपुलेशन एचडी सिग्मा होगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा, ओनली सिग्मा, रूट कर देंगे ना, इसका रूट करेंगे तो सिर्फ सिग्मा। बेटा पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी नाम का कुछ चीज नहीं होता, पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी को प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शन को कैपिटल पी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी मैंने समझाने के लिए नोट किया था, ये होता कुछ नहीं है, नथिंग, इसका नाम होता है प्रोपोर्शन, सिंपल सा प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का फर्स्ट लेटर कैपिटल पी आपको कॉपी करना है, उसके ऊपर बार लगा देना है, पी बार, पी बार इज द प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी, पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा, ये जो हमने पीछे अभी सिंबल्स पढ़े हैं उनको फाइंड कैसे करेंगे, सैंपल मीन एक्स बार समेशन एक्स बाय एन, सैंपल वेरिएंस एस पावर 2। बेटा यही फॉर्मूला है जो अपनी ये अभी आप सामने देख रहे हैं, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। यूट्यूब पे काफी सारे टीचर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए आ गए हैं कि ये फॉर्मूला यूज करो, फलाना यूज करो, ये गिवन है तो ये यूज करो, वो गिवन है तो वो यूज करो, कुछ नहीं सुनना आपको, ये फॉर्मूला है, बात खत्म हो गई है, बात खत्म हो गई है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये फॉर्मूला है, बस ओनली स्टिक टू दिस, ये फॉर्मूला है, सही फॉर्मूला है, करेक्ट फॉर्मूला है। बेटा यहां से यहां आने के लिए एस्टिमेशन थ्योरी कहती है सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन इक्वल होगा, सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन इक्वल होगा, म्यू जो है एक्स बार के इक्वल होगा, म्यू एक्स बार इक्वल होता है समेशन एक्स बाय एन होता है। लेकिन बेटा इन दोनों के लिए जब आप एस्टिमेट करते हो, इनमें जब आप एस्टिमेट करते हो, यहाँ के डेटा को यहाँ पे लेके आते हो बेटा, तो वेरिएंस और एचडी पे n-1 आता है। ठीक है, वेरिएंस और एचडी पे n-1 आता है, इस बात को बेटा हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इस बात को 100% ध्यान रखना है, भूलना नहीं है आपको। आगे बढ़ेंगे बेटा, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर के बारे में बात हो रही है। स्टैंडर्ड एरर बेटा जो सैंपल का डेटा है ना, सैंपल मीन है, सैंपल वेरिएंस है, उन सैंपल की कैलकुलेशंस का हम स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करें,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल डेटा, सैंपल डेटा की जो आपने कैलकुलेशन की हुई है, सैंपल मीन हो गया, सैंपल वेरिएंस हो गया, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, उनका दोबारा से हम स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एरर। तो बेटा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, बेटा स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन के लिए आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को √n से डिवाइड करना है। ये इसको इस तरीके से भी लिख के दे सकते हैं। बेटा स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस, वेरिएंस के लिए आपको पॉपुलेशन वेरिएंस चाहिए, डिवाइड कर देना है n/2 से, इस तरीके से भी इसको बेटा लिख के देंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस के लिए वेरिएंस चाहिए, एचडी के लिए एचडी चाहिए। यहाँ पे n/2 है, यहाँ पे 2 × n है, ऐसे भी बेटा इसको लिख के दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपका बेटा सैंपल प्रोबेबिलिटी, सैंपल प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड एरर, बेटा जी पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय n, या आपका मतलब इस तरीके से इसको लिख के देंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड एरर को कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन लिख के दे देते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन को लिख के देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस को लिख के देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। तो आप समझ जाना कि उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्लेस किया हुआ है स्टैंडर्ड एरर से, यही वाले फॉर्मूले फटाफट स्पीड से यूज कर देना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाए हुए हैं, इनको बेटा फटाफट 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 आप स्पीड से यूज कर देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तेजी में। बेटा डिग्री फ्रीडम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डिग्री फ्रीडम, एक सैंपल है, 2 सैंपल है, एक सैंपल है n-1, 2 सैंपल है n1 प्लस में n2 माइनस में 2, आपको सैंपल डेटा गिवन होगा, कैलकुलेशन करने को बोलेंगे, कैलकुलेशन कर देना, फॉर्मूला होगा एमसीक्यू में तो फॉर्मूले पे टिक कर देना, ठीक है बेटा। सिंपल सा फॉर्मूला है n-1 n1 प्लस n2 माइनस 1। आगे बढ़ेंगे बेटा टी टेस्ट में सबसे जबरदस्त ये वाला फॉर्मूला, टी टेस्ट में टी वैल्यू x बार माइनस में मीन बाय s इंटू n। बेटा ये जो s है ना, ये कैपिटल S है, कैपिटल S को स्टैंडर्ड पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको फाइंड करना पड़ जाए, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड करना पड़ जाए बेटा, तो ये वाले फॉर्मूले से होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कैपिटल S है, कैपिटल S आपने भी पढ़ा था, जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्मॉल s होता है, स्मॉल s। अभी दोबारा दिखाऊंगा आपको, देखो यहाँ पे स्मॉल s है, स्मॉल s, देखो यहाँ पे स्मॉल s है, ये रहा स्मॉल s पावर 2 स्मॉल s है, और यहाँ पे बेटा कैपिटल S है, कैपिटल S, यानी कि पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब भी आप कुछ एस्टिमेट करेंगे तो बेटा n-1 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 आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की हुई है, प्लीज बेटा कंफ्यूज मत हो, एक ही फॉर्मूले पे स्टिक हो जाओ, यही यूज करके आना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। यही यूज करना है, बात खत्म हो गई है। यह आपका टी वैल्यू है, एक क्रिटिकल वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है, टी वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे अगर टी वैल्यू स्मॉलर है तो एक्सेप्ट हो जाएगा H0, अगर टी वैल्यू ग्रेटर है गिवन वैल्यू से तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट बनानी है, H0 क्या है बेटा, नल हाइपोथेसिस है, सिंबल होता है H0। ऑल्टरनेट बनाना है, H1 बोलेंगे HA बोलेंगे। ऑल्टरनेट बेटा 3 तरह के बनेंगे, टू टेल हो सकता है नॉट इक्वल वाला, राइट टेल हो सकता है ग्रेटर वाला, और लेफ्ट टेल हो सकता है स्मॉलर वाला। तीनों में बेटा सैंपल मीन सबसे पहले रहेगा, सैंपल मीन नॉट इक्वल, सैंपल मीन ग्रेटर, सैंपल मीन स्मॉलर, इस तरीके से हम काम करेंगे। बेटा एज्यूम्ड स्टेटमेंट जो पहले से मानी जाती है उसको हम नल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट टू नल स्टेटमेंट इज नोन एज द ऑल्टरनेट स्टेटमेंट, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। बाकी तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया है बिल्कुल डन। आगे बेटा टू सैंपल टेस्ट के फॉर्मूले ही ध्यान रखने हैं, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, ठीक है ना। एक तो ये वाला डिग्री फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2, SL यानी कि बेटा अल्फा, SL इज द अल्फा। सिग्निफिकेंस लेवल कितना गलत हो सकते हो, सिग्निफिकेंस लेवल डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे आपको नोट करना होता है। बेटा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, टी वैल्यू ये वाला फॉर्मूला है, टी वाली वैल्यू बेटा जो S है कैपिटल S होता है, स्टैंडर्ड ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसलिए n-1 n-1 और n1 प्लस n2 माइनस 2 यूज हो रहा है। बेटा यहाँ पे वैल्यू नोट कर दें तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, डिपेंड करेगा डेटा पे, इट विल डिपेंड ऑन गिवन डेटा कि कैसा डेटा है, एक्स वैल्यू अलग है, वाई वैल्यू अलग है, तो हम ये यूज करेंगे।
अगर S1 S2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, सैंपल वेरिएंस 1 सैंपल वेरिएंस 2 गिवन है, तो आप ये वाला डेटा यूज करेंगे। इन दोनों को यूज करके बेटा कैपिटल S फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे नोट करेंगे। एग्जाम में इसके आने के चांस कम होते हैं, लेकिन बेटा फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे। आगे बढ़ेंगे बेटा। टाइप ऑफ एरर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइप ऑफ एरर, छोटा एरर छोटी गलती, बड़ा एरर बड़ी गलती, छोटी गलती बड़ी गलती, छोटी गलती बड़ी गलती। बेटा बेस्ट एग्जांपल इसको समझाने के लिए मैं हमेशा देता हूं, आपका दोस्त गलत है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये बड़ी गलती है, या आपका दोस्त सही है, आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी गलती है, मुझे बताओ। आपका दोस्त कह रहा है मेरे भाई पढ़ ले कल पेपर है, करण सर ने बोला है पढ़ ले कल पेपर है, तुम कह रहे हो हट, तुम अपनी हवाबाजी में इंजॉय कर रहे हो, तो तुम गलत कर रहे हो ना। तुम्हारा दोस्त का तुम्हें साथ देना चाहिए, तुम्हारा दोस्त कह रहा है पढ़ ले, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। तो ये छोटी गलती है, तुम मिस्टेक कर रहे हो, छोटी गलती है, टाइप एन एरर है। आपका दोस्त बड़ी गलती करेगा, आप उसका सपोर्ट करोगे, तो वो बड़ी गलती होगी, टाइप टू एरर होगा। आपका दोस्त कह रहा है कि भाई पेपर है, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, कम विद मी, हम गेड़ी मारने चलते हैं। तो अगर आप गेड़ी मारने चले गए, आपने गलती कर दी है, गेड़ी मारने आपको नहीं जाना है, आपके दोस्त को जाना है, जाता रहे, आपको नहीं जाना है। अगर आप चले गए बड़ी गलती है, आपके दोस्त का जो गलत काम कर रहा है आपने सपोर्ट करा, गलत काम करा आपने, बहुत बड़ा गलत काम करा, तो टाइप टू एरर है। ठीक है बेटा, H0 ट्रू है यानी कि आपका दोस्त सही है, H0 फॉल्स है आपका दोस्त गलत है, H0 एक्सेप्टेड है आपने उसका सपोर्ट करा, H0 रिजेक्टेड है आपने सपोर्ट नहीं करा। तो बेटा H0 ट्रू है, H0 एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। H0 रिजेक्ट कर रहे हो और H0 ट्रू है, आपका दोस्त सही था, आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हो, छोटी गलती है। आपका दोस्त गलत है, सपोर्ट कर रहे हो, टाइप टू एरर है। आपका दोस्त गलत है, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। बेटा इसमें एक बात और नोट करेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं बेटा। टाइप 1 एरर बेटा अल्फा होता है, ठीक है बेटा जी, टाइप 1 एरर बेटा जी अल्फा होता है, टाइप 1 एरर बेटा अल्फा होता है। ये जो अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है कि आपका दोस्त सही है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये बेटा 1 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, टाइप 2 एरर बड़ी गलती इज नोन एज बीटा बेटा, और आपका दोस्त गलत है, आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, करेक्ट डिसीजन है, इसको 1 माइनस बीटा बोलते हैं। ठीक है बेटा, बड़ी गलती को ना करना 1 माइनस बीटा है, छोटी गलती को ना करना 1 माइनस अल्फा है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। बेटा अल्फा का एक और नाम फॉल्स पॉजिटिव, बीटा का एक और नाम फॉल्स नेगेटिव। बाकी बेटा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि टाइप 1 एरर क्या है। ये टाइप 1 एरर क्या है, H0 रिजेक्ट करना, H0 ट्रू होने पे, H0 ट्रू होने पे H0 रिजेक्ट करना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इनका डेफिनेशन लिखा है और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, बाकी चीजें आसान है। ठीक है, जैसे टाइप 2 एरर ये वाला, H0 को रिजेक्ट करना जब H0 फॉल्स हो, H0 फॉल्स हो, H0 को एक्सेप्ट करना, ठीक है ना, हाँ H0 को एक्सेप्ट करना, H0 फॉल्स है, तो टाइप 2 एरर है। बेटा 1 माइनस बेटा अपने आप बना लोगे आप, 1 माइनस बेटा बनेगा, H0 को रिजेक्ट कर देना जब H0 फॉल्स हो, 1 माइनस अल्फा आप खुद बना लेना, H0 ट्रू है, H0 एक्सेप्ट है, ऐसे करके वैल्यू बनती है। ठीक है, दिस इज द बेटा एरर। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन काफी सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे अपनी वीडियो में चीख चीख कर आपको आंसर बताया, उन्होंने गलत आंसर बताया हुआ है। आंसर बेटा ठीक कर लो, ठीक है, आंसर ठीक कर लो। आपको क्वेश्चन ने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैंपल, आपने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्टैटिस्टिक बोलेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का दोबारा से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 बार कैलकुलेशन होगी तो स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे, एक ही बार कैलकुलेशन की है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे यार, क्या है ये, स्टैटिस्टिक बोलेंगे, स्टैटिस्टिक। ठीक है ना, सैंपल की कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक, आपने सैंपल मीन फाइंड करा, स्टैटिस्टिक है, सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर दिया, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड एरर। तो ध्यान से क्वेश्चन करना, आंसर इसका स्टैटिस्टिक है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड एरर होता है। ठीक है, अगर आप बेटा स्टैटिस्टिक फाइंड कर रहे हैं तो उसको स्टैटिस्टिक बोलेंगे ना, एक बार कैलकुलेशन करी फिर दोबारा कैलकुलेशन करी वो स्टैंडर्ड एरर बनेगा, तो यहाँ पे तो एक ही बार कैलकुलेशन हुई है। फिर बेटा ये आपका सैम्पलिंग मेथड वेरी 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 से भी वेरी 100% इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। क्या है बेटा, टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड,
बेटा टाइप ऑफ सैंपलिंग, आप सैंपल कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ सैंपलिंग। बेटा टाइप ऑफ सैंपलिंग दो होती है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब हर पर्सन को इक्वल चांस दिया जाएगा सिलेक्ट होने का, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब इक्वल चांस वहां पे नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग कहानियां बनाएंगे, अपने मन के अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो बेटा आपको इनके नेम ध्यान रखने हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तीन ये होंगे, एक ये होगा, उस पर टिक करना पड़ेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक ये होगा, तीन ये होंगे, उस पर टिक करना पड़ेगा। ध्यान कैसे रखेंगे, नाम कैसे ध्यान रखना है वो आप सुनते जाओ। अब देखो बेटा, हमने पी एस इक्वल टू सी एस पढ़ा हुआ है ना, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस होता है ना। तो बेटा जो आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है पी एस, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पी एस जो है उसके अंदर चार नाम आते हैं सी एस वाले। सी का मतलब है बेटा क्लस्टर, सी का मतलब है क्लस्टर। एस का मतलब तीन है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। सब कुछ बेटा एस से स्टार्ट होता है, एस पे फिनिश होता है, एस से स्टार्ट होता है, एस पे फिनिश होता है, एस से स्टार्ट होता है, एस पे फिनिश होता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बेटा एस से स्टार्ट हो रहा है, एस पे फिनिश हो रहा है, बात समझ आ रही है। एस से स्टार्ट हो रहा है, एस पे फिनिश हो रहा है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है बेटा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब है आप अपने स्कूल में गए, क्लास 11th में गए, 5 बच्चों को उठा लिया, तो वो सिंपल सैंपलिंग है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग, आप अपने स्कूल में क्लास 11th में गए, क्लास 11th में आपने कहा जिन बच्चों का रोल नंबर 1 से 10 है, एक सिस्टम के हिसाब से जिन बच्चों का रोल नंबर इवन नंबर पे है वो आ जाओ, जिन बच्चों का रोल नंबर 5 से डिवाइड होता है वो आ जाओ। सिस्टम के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं तो डेट इज नोन एज द बेटा, डेट इज नोन एज द सिस्टमेटिक सैंपलिंग। आप सिंपल गए, हाँ भी इधर आओ, इधर आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, इधर आओ, इधर आओ, ऐसे कर रहे हो तो आपका ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। बेटा स्ट्रेटिफाइड में आर ए टी आई, स्ट्रेटिफाइड आर ए टी आई, आर ए टी आई आगे ओ लगा दोगे, रेशो बन जाएगा, रेशो। तो बेटा अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, रेशो 1:4 में है, आपने 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करा, अगर 10 स्टूडेंट का रेशो भी सेम रहेगा 1 और 4, तो उसको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बोलेंगे। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बेटा रेशो से रिलेटेड होता है, आर ए टी आई और रेशो, स्ट्रेटिफाइड रेशो। रेशो अगर मेंटेन है बेटा, रेशो मेंटेन है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। बेटा क्लस्टर सैंपलिंग, बेटा जी क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब है क्या है भाई, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है, हाँ आपने क्लास 11th के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। पहले आपने क्लास 11th के स्टूडेंट्स को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यानी कि सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ओवरऑल टोटल क्लास 11th के स्टूडेंट्स को आपने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, आर्ट्स का है, कॉमर्स सेक्शन है और ह्यूमैनिटी सेक्शन है। तो इन तीनों सेक्शन से आपने बच्चों को कलेक्ट करा। सैंपल ऐसा होना चाहिए जो क्लास 11th के हर सेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो आपने पहले क्लास 11th के 3 ग्रुप डिवाइड कर दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 4 बच्चे, सेक्शन बी में 4 बच्चे, सेक्शन सी में 4 बच्चे, इक्वलिटी शो हो रही है, दैट इज नोन एज द क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है बेटा। क्लस्टर सैंपलिंग, डिवीजन करना, डिवीजन करके सिलेक्ट करना, इक्वल डिवीजन करके सिलेक्ट करना इज नोन एज क्लस्टर सैंपलिंग। बेटा उसके बाद आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बेटा कन्वीनियंस सैंपलिंग, अपने हिसाब से काम करना। आपके टीचर ने कहा बेटा 11th के एक बच्चे को बुला के ला, तोड़ना है उसको जरा, तो आप किसको बुला के लाओगे, अपने दोस्त को बुला के लाओगे, नहीं लाओगे ना, आप अपने एनिमी को बुला के लाओगे, बेटा तू आ, टीचर तेरे को तोड़ना चाहता है, मुर्गा बनाना चाहता है, तू मुर्गा बनेगा आज। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, आपके टीचर ने कहा यार पता है वो बच्चा बहुत होशियार है, उसको बुला के लाओ जरा, उसको मैं आज गिफ्ट दूंगा एक। तो आपके मन में लालच आ गया, भाई वो मेरा दोस्त है, हम ऐसे बच्चे को बुला के लाएंगे जो हमारा दोस्त है, उसको गिफ्ट मिलेगा, हमें भी गिफ्ट मिलेगा, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, बाहर डील कर लेंगे बेटा, 100 रुपये मिले हैं, 20 रुपये दे दे, 20 रुपये दे दे, मैं ही तो तुझे बुला के लाया था। कन्वीनियंट सैम्पलिंग है बेटा। ठीक है। वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, बेटा आपने देखा होगा अपनी क्लास में, आपने अपनी क्लास में देखा होगा जब टीचर क्लास में आते हैं बोलते हैं स्पोर्ट्स इवेंट पे कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, आप कहते हो मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, तो खुद से अपने आप को सैंपल में ऐड करवाना। हमें भाई, हमें सिलेक्ट करो ना, आप कह रहे हो हमें सिलेक्ट करो। क्रिकेट टीम का मैच होने वाला है, क्रिकेट टीम में कौन कौन आएगा, मैं आऊंगा भाई, मैं आऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं एकदम शानदार जानदार खेलता हूं, तो आप खुद से ही बोल रहे हो कि हमें सिलेक्ट कर लो। वॉलेंट्री सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग बेटा
कोई भी सैंपल अगर जजमेंट पास करके किसी ने कोई जजमेंट पास करा, आपने उस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर उसको सिलेक्ट किया है, बेटा डांस इंडिया शो आता है ना, रामो डिसूजा का शो आता है, रामो डिसूजा ने 4 डांसर अपॉइंट करे हुए हैं, शक्ति मोहन करके, ऐसे 4-5 और हैं ऐसे करके, उनकी टीम आती है, एक टीम का डांस हो गया तो जो जैसे मान लो शक्ति मोहन की टीम ने डांस किया तो बाकी के 3 जज क्या बोलेंगे, डांस तो अच्छा था लेकिन कमर सही से नहीं मटकाई आपने, कमर थोड़ी और मटकाते तो आप मेरी टीम के बराबर हो जाते और मैं आपको अपनी टीम में ऐड कर लेती, लेकिन आपने कमर ढंग से नहीं मटकाई इसलिए मैंने आपको अपनी टीम से बाहर रखा हुआ है। तो जजमेंट पास हो रहे हैं बेटा, जजमेंट पास हो रहे हैं, जज इस जजमेंट के बेसिस पे वो उसकी टीम में नहीं है, तो जजमेंट पास करके सैंपल सिलेक्ट करना इज नोन एज अ जजमेंट सैंपलिंग बेटा। लास्ट है स्नोबॉल, बेटा स्नोबॉल ऐसे बनता है ना, स्नोबॉल इस तरीके से बनता है, तो बेटा स्नोबॉल का मतलब है चेन बनाते चलना, चेन बनाते चलना, चेन बनाते चलना। आप अपनी क्लास में बेटा पता लगाना चाहते थे कौन कौन बच्चा डिप्रेशन में है, आप अपने दोस्त से बात करी, आपने अपने दोस्त से पूछा भाई क्या हो गया, डिप्रेशन में क्यों है, उसने कहा यार पेपर है, पढ़ा कुछ है नहीं, तो डिप्रेशन हो रहा है यार, पता दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आपने बेटा इसका रीज़न नोट कर लिया, आपने अपने दोस्त से बोला यार और कोई भी है डिप्रेशन में तुझे पता है, मैं तो खाली तेरा ही पक्का दोस्त हूँ, तू तो सबका दोस्त है, तो क्या तुझे पता है कोई और डिप्रेशन में है, उसने कहा हाँ भाई वो है ना फलाना नंबर ए, वो है डिप्रेशन में, तो आप वहां पहुंच गए। फिर आपने उससे पूछा यार कोई और डिप्रेशन में है, आपने उसने कहा हाँ अरे वो था ना अपना दोस्त वो वाला, उसके पास वो डिप्रेशन में, आप उसके पास चले गए, तो उसने कहा यार मेरी बंदी छोड़ के चलेगी, डिप्रेशन हो रहा है, पेपर है पढ़ा नहीं मैंने। तो आप रीजन बना रहे हो कि डिप्रेशन क्यों क्यों हो रहा है बच्चों को, तो आप पहले अपने दोस्त के पास गए, उसने अगले दोस्त पे भेजा, उसने अगले दोस्त पे भेजा, बेटा चेन बनती जा रही है, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन चेन बनती जा रही है, डेट इज नोन एज अ स्नोबॉल सैंपलिंग। बढ़िया एग्जाम्पल देकर बेटा कहानी समझा दिया आपको, एग्जाम में सिचुएशन होगा फटाफट टिक कर देना आंसर। आगे बढ़ेंगे तेजी में एकदम, बेटा फाइनेंशियल मैथ्स, फाइनेंशियल मैथ्स में परपेचुटी दो फॉर्मूले हैं, पी इक्वल टू आर बाय आई, आर प्लस आर बाय आई, आर बाय आई, आर प्लस आर बाय आई, एट द एंड, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, एट द एंड। सिंपल एकदम, फटाफट निपटा देंगे। इसमें ध्यान रखना होता है आई को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, आई को चेंज करना पड़ता है। चेंज करने के लिए बेटा पीरियड पे फोकस करिएगा, एनुअल है, सेमी एनुअल है, क्वार्टर है, मंथली है, क्या है, मंथली पे नंबर 12 कर देना, क्वार्टर पे डिवाइड बाय 4, सेमी एनुअल पे डिवाइड बाय 2, और एनएम आपका सेम रहेगा, ठीक है ना, एनएम आपका सेम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे फटाफट तेजी में बेटा, तेजी में सी ए जी आर, बेटा सी ए जी आर का काम होता है डिफरेंट रिटर्न को एक सिंगल रिटर्न में कन्वर्ट करना, डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न को सिंगल रिटर्न में कन्वर्ट करना, कैसे, यूजिंग दिस फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू पावर 1/n इंटू 100, फाइनल बाय इनिशियल पावर 1/n इंटू 100। फटाफट तेजी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। डेप्रिसिएशन, अरे डेप्रिसिएशन भाई क्या है, कोस्ट माइनस स्क्रैप बाय एन, कोस्ट माइनस स्क्रैप बाय एन, कोस्ट माइनस स्क्रैप बाय एन। रेट क्या है, एडी बाय टी डी इंटू 100, एडी बाय टी डी इंटू 100। अगर 1 मार्क्स में आता है तो ये शॉर्टकट लगा देना, 1/n इंटू 100, बात खत्म, आगे बढ़ेंगे। अच्छा बेटा डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन शेड्यूल का क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल का क्वेश्चन पढ़ के जाना। बेटा रिटर्न्स, बेटा रिटर्न्स की कहानी ऐसे है, जो नॉमिनल रिटर्न है और जो रियल रिटर्न है बेटा जी, तो रियल रिटर्न असली में कितना कमाया आपने, रियलिटी में कितना कमाया, डेट इज द रियल रिटर्न। तो जो भी आपका पहले नॉर्मल केसेस में रिटर्न बन के आ रहा था, जो भी फैक्टर उस रिटर्न को माइनस कर रहा है प्लस कर रहा है, वो फैक्टर माइनस कर दोगे तो रियल रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में बेसिकली इन्फ्लेशन रेट दिया होता है, इन्फ्लेशन रेट हमारे नॉमिनल रेट को कम कर रहा होता है, तो नॉमिनल रेट माइनस में इन्फ्लेशन रेट इक्वल टू में रियल रेट, इस तरीके से कहानी चलती है। तो एक तो ये वाला सिंपल, ठीक है ना, रेट ऑफ रिटर्न आपने, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न आपने फाइंड करी, इनिशियल वैल्यू फाइनल माइनस में इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, जितना भी प्रॉफिट था वो डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ये सिंपल वाला है बेटा। इस रिटर्न को इफेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन रेट, तो रियल रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, रियल रिटर्न इक्वल टू में नॉमिनल रिटर्न माइनस में इन्फ्लेशन रेट माइनस में टैक्स रेट। टैक्स भरते हैं तो भी हमें नुकसान होता है, अगर गवर्नमेंट कुछ रिबेट कर रही है तो हमें उसमें प्रॉफिट हो जाता है। ये रिबेट वाला पॉइंट आज तक बना नहीं है, बनेगा तो जो भी रेट होगा उसको ऐड कर लेना, ठीक है बेटा। रिटर्न के बाद आगे बेटा इफेक्टिव रिटर्न, दो फॉर्मूले पढ़े थे आपने, 1+i⁻n−1 इंटू 100 और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में, अगर पीरियड कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आर ई इक्वल टू ई पावर आर, ई पावर आर -1 इंटू 100,
ठीक है, ई पावर आर माइनस 1 इंटू 100। बेटा सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड में बेटा आप कोई फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे आउट करने के लिए आज से ही धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो जो इन्वेस्ट अमाउंट हो रहा होता है दैट इज द अमाउंट आर, दैट विल बी द बेटा अमाउंट आर। एंड जो जो फ्यूचर डेट पे टोटल वैल्यू मिलनी होती है दैट इज द अमाउंट ए। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला, अमाउंट ए इक्वल टू में आर इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 बाई आई। आपको इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में आर फाइंड करना होता है कि रेगुलर पेमेंट कितनी की जाए कि फ्यूचर में इतना अमाउंट चाहिए। तो बेटा आर फाइंड करना होता है, ए गिवन होता है। ठीक है बेटा, ईएमआई, बेटा ईएमआई जानदार शानदार वाला टॉपिक है। दो फॉर्मूले होते हैं ईएमआई के, प्लस पावर माइनस पावर माइनस पावर प्लस पावर। प्लस पावर है पी इंटू आई इंटू 1 प्लस आई पावर एन डिवाइड में 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1। नेगेटिव पावर है पी इंटू आई अपॉन 1 माइनस में 1 प्लस आई पावर माइनस एन। ठीक है बेटा, प्लस पावर माइनस पावर प्लस पावर, सिंपल सा फॉर्मूला है। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। अगर आपके पेपर में कैलकुलेशन ना हो तो फॉर्मूला नोट कर देना, वैल्यू पुट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड मत करना। हाफ मार्क्स कट जाएगा, कोई बात नहीं, टीचर को खुश होने दो। आप डिवाइड मत करके आना, मल्टीप्लाई तक करके आ जाना। ठीक है, मल्टीप्लाई तक करके आ जाना, खेल खत्म हो जाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बेटा ये दो फॉर्मूले, मैं कहता हूँ कि बेटा फ्लैट रेट आपके पेपर में आना चाहिए, फ्लैट रेट आपके पेपर में आना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला होता है पी प्लस आई बाई एन। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आई बेटा टोटल इंटरेस्ट होता है, एन आपका नंबर ऑफ मंथ होता है, एन नंबर ऑफ मंथ है, आई टोटल इंटरेस्ट है, इसको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेटा ये एमोटाइजेशन के क्वेश्चन, बेटा एमोटाइजेशन का फॉर्मूला आपको याद हो जाए तो वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ना याद हो बेटा तो एक ये वाला याद रख लेना, कहाँ पे है, किसमें होता है ना, कि कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया, आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, टोटल इंटरेस्ट पेड, फोर्थ नंबर पे कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है ना बेटा, टोटल इंटरेस्ट पेड, कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया है, इक्वल टू में बेटा कितने नंबर ऑफ टाइम के लिए आपने ईएमआई लिया था। ठीक है ना, ईएमआई आपने कितने नंबर ऑफ टाइम के लिए पे किया है, माइनस में कितना आपका लोन अमाउंट था। ठीक है, दिस इज द बेटा ये वाला फोर्थ वाला फॉर्मूला बस ध्यान रख लो, बाकी कोई ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रख लो। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रख लो। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट बेटा। बाकी बेटा टाइम सीरीज, बेटा ये टाइम सीरीज की कहानी क्या ही बताएं आपको, कंपोनेंट और मेथड और मॉडल के क्वेश्चन आते हैं। टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट है, टीसीस 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 टीसीस। आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को टीसी मिल जाएगा, टीसी 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 टीसी। बेटा टी मतलब ट्रेंड, ट्रेंड मतलब सेकुलर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। CIS साइकिल, इरेगुलर, सीजनल आपके शॉर्ट टर्म ट्रेंड होते हैं, 1 ईयर में रिपीट हो जाते हैं। साइकिल का मतलब बेटा कंप्लीट बिजनेस साइकिल रिपीट होना। ठीक है ना बेटा जी, साइकिल का मतलब कंप्लीट बिजनेस साइकिल रिपीट होना। कंप्लीट बिजनेस साइकिल में क्या क्या नाम आते हैं, ये आते हैं प्रोस्पेरिटी, डिक्लाइन, रिसेशन, रिकवरी, ये वाला आता है, ये वाले 4 नाम आते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको सिचुएशन बना के देंगे, आपको बताना होगा हम वो डेटा कौन से ट्रेंड में फिट करेंगे जाके। दिवाली के टाइम पर बेटा गोल्ड का रेट इंक्रीज हो जाना, हर साल ऐसा होता है, हर साल रिपीट होगा, सीजनल ट्रेंड में जाके कॉपी कर देना। ठीक है बेटा, कोरोना की वजह से नंबर ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल में इंक्रीज हो गए थे, ये ट्रेंड आपको ऐड करना है, इर्रेगुलर में आप ऐड कर दोगे। फैक्ट्री में आग लग गई है, नुकसान हो गया है, जो ट्रेंड आप काउंट करोगे कहाँ कॉपी करोगे, इर्रेगुलर में काउंट कर दोगे, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये जो आपने यहाँ पे कलेक्शन करी है बेटा, जो कलेक्शन करी है इसको कैसे ऐड करोगे, लिखोगे कैसे इसको, या तो प्लस करके मल्टीप्लाई करके, प्लस करके एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। बेटा 2 मेथड हैं, आपकी बुक में 3 थे लेकिन पढ़ने 2 हैं, 2 मेथड हैं, 2 मेथड आपके टाइम सीरीज को इवेल्युएट करने के, टाइम सीरीज डेटा के साथ में खेलने के लिए। मैथमेटिकल टूल क्या है, दो टूल हैं बेटा, मूविंग एवरेज मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है। मूविंग एवरेज मेथड बेटा 2 केस आपने पढ़े थे, इवन केस है, ओड केस है। ओड मतलब 3 मूविंग 5 मूविंग है, इवन मतलब 4 मूविंग है 6 मूविंग है, इस तरीके से करके। बेटा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में भी 2 केस होते हैं, समेशन एक्स 1 होना, समेशन एक्स 1 ना होना, यस और नो, समेशन एक्स 1 होना, समेशन एक्स 1 ना होना। और साथ में 2 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, लीस्ट स्क्वायर में बेटा, लीस्ट स्क्वायर में अगर आपको सम ऑफ द एडिशन, सम ऑफ द डेविएशन पूछ रहे हैं,
डेविएशन का एडिशन पूछ रहे हैं तो 0 होता है, उन्हीं डेविएशन का पावर 2 करते हैं तो मिनिमम होता है। दो केस होते हैं बेटा, मिनिमम और मिनिमम या फिर जीरो, जीरो या फिर मिनिमम, मिनिमम या फिर जीरो, ऐसे करके दो केस होते हैं। ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल, क्या कहते हैं ये, कौन सा है ये, क्या नाम है इसका, एलपीबी चैप्टर। बेटा एलपीबी चैप्टर में दो तरह के ग्राफ आप बनाते हैं, अनबाउंडेड, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब बेटा कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करके आंसर आ जाएगा, अनबाउंडेड में भी कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करके आंसर आता है। लेकिन बेटा इस अनबाउंडेड को बेटा वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए जो आपका क्वेश्चन में जेड दिया होगा उस क्वेश्चन की जेड वैल्यू के हिसाब से, जो आपके कॉर्नर पॉइंट मेथड के हिसाब से आंसर आ रहा होगा, वहां पे आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर लाइन का शेड नीचे की तरफ है, पुराना शेड ऊपर की तरफ है, जो आपने आंसर फाइंड करा बिल्कुल ठीक है। आपका नया शेड अगर आपके पुराने शेड से जाके मैच हो गया है तो बेटा जो आंसर आपने फाइंड किया है वो गलत आंसर है। इस बात को ध्यान रखना है, वेरीफाई करके दिखाना होता है। ठीक है, या आपका इस तरीके से बेटा आपके पास ये पीडीएफ आएगी। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल ऐड किए हुए हैं। ये मेन क्वेश्चन था, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा, वो आंसर आएगा। ये आपका अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड में ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। इस कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ बेटा आंसर आएगा। पुराना शेड और नया शेड मैच नहीं हुआ तो आंसर जो फाइंड किया जाएगा बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन था कि जहाँ पे नॉन नेगेटिविटी जो कांस्टेंट है, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन बेटा ये होता है ना x ग्रेटर जीरो, y ग्रेटर जीरो, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद वेरी 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 लास्ट पॉइंट जो होता है आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट मेथड। आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ती है। आइसो कॉस्ट मेथड, आइसो प्रॉफिट मेथड आपको कहता है यू डोंट नीड टू यूज द कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड आप यूज मत करो, हम आपको आंसर फाइंड करके देते हैं। तो आइसो प्रॉफिट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन बेटा हमें ड्रॉ करनी होती है। जो शेडेड रीजन होता है बेटा, जो शेडेड रीजन होता है, आइसो प्रॉफिट लाइन को हर एक कॉर्नर पॉइंट पे आपको पैरेलल ड्रॉ करना पड़ता है, एक लाइन को पैरेलल मूवमेंट कराना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट की मूवमेंट कैसे होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल होती है। आइसो कॉस्ट का आंसर कैसे बनेगा, जो पॉइंट ओरिजिन के सबसे नजदीक होगा। आइसो प्रॉफिट का आंसर कैसे बनेगा, जो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन से सबसे दूर होगा। प्रॉफिट बनाना है, सबसे दूर वाले पॉइंट पे जाओ। क्या कहते हैं, कोस्ट फाइंड करना है तो सबसे नजदीक वाले पॉइंट पे आओ। नियरेस्ट टू द पॉइंट, फारदेस्ट टू द पॉइंट, इस तरीके से करके ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। और एक मुझे पॉइंट याद आ रहा है, पॉइंट होता है कि अगर कॉर्नर पॉइंट में दो पॉइंट पे सेम आंसर आ गया तो उन दो पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे, उन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन बोलेगा पॉइंट बताओ, इनफाइनाइट पॉइंट, है ना। क्वेश्चन बोलेगा आंसर बता दो क्या है, तो वो जो आपने आंसर फाइंड किया होगा वही आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट पूछता है, इनफाइनाइट पॉइंट बनेगा। ठीक है बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट बनेगा। ये आपका लास्ट था। ठीक है ना। इसका पीडीएफ बेटा मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके जो ये कुछ सॉल्यूशन है इनको देख के जाइएगा बेटा। ठीक है, इनको देख के जाइएगा। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसको आप डाउनलोड कर लेना बेटा जी। उम्मीद करता हूं आपको जानदार शानदार कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन हो गया है। अगर कोई दिक्कत आ गया है, आपको आया है क्या, इतना मेहनत से पढ़ाया, दिक्कत आई है आपको, नहीं आई ना, वेरी वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब आप लोग बन गए हैं बम के गोले। कल आपको जाकर के अप्लाइड मैथ्स पे फूट जाना है, पेपर को बिल्कुल तहस नहस कर देना है। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। लास्ट वीडियो में आपको मैं अपनी ब्लेसिंग देने आऊँगा, डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा बेटा। और इसको 100% शेयर कर दो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। सुबह जाने से पहले एक बार दोबारा से मेरी इन बातों को सुन लेना, ये वाला वीडियो कंप्लीट देख लेना। जानदार शानदार पेपर आप देके आने वाले हैं, मेरा वादा है आपसे। एक वादा आपको भी करना है, 1:30 पे जैसे ही पेपर फिनिश होगा आपको मुझे अपना एक पीडीएफ बना के, क्रिस्टल क्लियर पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना है। सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं ना, फटाफट तेजी में, तो मुझे आप वो सेंड कर देना। ठीक है बेटा, ओके, यस और नो। चलिए बेटा, आपसे अब हम लास्ट वाली वीडियो में मुलाकात करेंगे।